Hi everyone. Today we have discussed about to be the दिल्ली सल्तनत. आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका क्या है दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत से पहले भी मैंने आपका तुर्किश इन्वेंशन के बारे में बताया हुआ था. अगर आप लोगों ने अभी तक नई वीडियो वगैरह देखा होगा तो देख लीजिएगा. इसे लास्ट वीडियो जो हमने बनाया उसमें बहुत सारा पॉइंट्स वगैरह मैंने उस इन्वेंशन के बारे में दिया हुआ था. तो वीडियो जरूर आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा कि आखिर तुर्किश इन्वेंशन क्या था और तुर्किश इन्वेंशन से दिल्ली सल्तनत का क्या रिलेशन था. ये सब सारा पॉइंट के बारे में आप लोग को सारा चीज पता चलेगा. ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे द दिल्ली सल्तनत के बारे में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द दिल्ली सल्तनत गॉट इट्स नेम. सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये जो दिल्ली सल्तनत था वो अपना नाम कैसे पाया. इसके पीछे भी बहुत सारा सा कारण वगैरह है, वही डिस्कस आज हम लोग करेंगे जिससे कि पता चल जाएगा. नाउ द पीरियड बिटवीन द 1206 टू बी द 1526. कहते हैं कि 1206 से लेकर के और 1256 तक की अगर हम लोग बात करते हैं, कहां से कहां तक की बात करते हैं, 1206 से लेकर के 1526 ये आपका पीरियड है. ये पीरियड जो था ना, खास करके अगर हम लोग जाने तो इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत. ये पीरियड आपको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया था. ओके, एज द मुस्लिम रूलर्स who ruled during this period got the title of the sultan. कहते हैं कि उस समय में खास करके जो मुस्लिम रूलर वगैरह अपने यहां रूल करते थे ना, वो लोग क्या किया था, एक तरह से अपना टाइटल रखा था, टाइटल बनाया था. और वो टाइटल जो था उन लोगों का वो किसके नाम से था, किस नाम से वो टाइटल था, तो उसको वो लोग ना सुल्तान कहा करते थे. क्या कहा करते थे, सुल्तान. और इसी सुल्तान वर्ड से क्या हो गया, तो दिल्ली का जो था ना वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नाउ नेक्स्ट जो इसमें है हम लोग का दिया हुआ. अब हम लोग आते हैं इसमें कि आखिर ये दिल्ली तो नाम पड़ गया, दिल्ली सल्तनत तो नाम पड़ गया, और उस समय में दिल्ली को एक तरह से कैपिटल भी कहा जाता था. कहां का, तो इस डायनेस्टी का, खास करके इसको ना एक तरह से कैपिटल सिटी भी कहा जाता था. तो यहां तक हम लोग ने पढ़ा कि दिल्ली जो था एक तरह से वो कैपिटल था किसका, तो सुल्तान सब का. ये दिल्ली जो था एक तरह से कैपिटल था. And who conquered a large part of the Indian subcontinent. Now, 5 dynasty जिसके बाद में हम लोग बात करते हैं ना, they ruled on that time during this period. इस पीरियड में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या किया था, ये जो सुल्तान वगैरह थे उस समय में जो भी मुस्लिम रूलर थे, इन लोगों ने क्या किया था, तो कम से कम इतना दिनों तक रूल किया था जिसमें कि 5 डायनेस्टीज के रूप में इन सारी चीजों को देखा गया. तो फर्स्ट में आपका स्लैब डायनेस्टी जो स्टार्टिंग हुआ था 1206 से लेकर के 1290 तक चला था. सेकेंड है आपका द खलजी डायनेस्टी. इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1290 टू बी द 1320. नेक्स्ट वन द तुगलक डायनेस्टी एंड इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1320 टू बी द 1414. एंड द नेक्स्ट इज द सईद डायनेस्टी. इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1414 टू बी द 1451. and the last one is the Lodi dynasty and that was starting from the 1451 to lasting up to the 1526. ये पूरे के पूरे 5 डायनेस्टी जो था ना उस समय में ये रूल किया गया था. किसके द्वारा, तो जो उस समय में सल्तनत के जो रूलर हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, वो रूलर इसको क्या किए थे, तो एक तरह से रूल किए थे. नो, आज जो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग का दिया गया है स्लैब डायनेस्टी, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं. तो जो पहला पॉइंट है आज हम लोग का वो है हम लोग का स्लैब डायनेस्टी. ये स्लैब डायनेस्टी कब से कब तक था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1290 तक था. अब हम लोग आते हैं स्लैब डायनेस्टी में कि खास करके अगर हम लोग देखें तो द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड द स्लैब्स और द मामलुक सुल्तान. कहते कि इसके जो रूलर हुआ करते थे स्लैब डायनेस्टी, इसको एक तरह से स्लैब या फिर मामलुक हम लोग सुल्तान कहते थे. अब मामलुक और ये स्लैब, ये वर्ड होता क्या, इसका मतलब क्या, ये चीज भी जानना जरूरी है. मामलुक इन अरेबियन मींस ऑन. कहता है कि ये जो मामलुक या जो स्लैब होता है ना, इसका मतलब अरेबिया में जब हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग एक तरह से वन ऑन के नाम से जानते हैं. ये एक तरह से ऑन का पास्ट टेंस आपको ऑन कहलाता है. अब ध्यान से सुना इस बात को. ये वन जो वर्ड के जो एक वर्ड दिया गया है, इसका मतलब मामलुक का मतलब जो वर्ड होता है, इट मींस टू हैव समथिंग बिलोंगिंग टू यू. मतलब क्या होता है इसका, कि ये आपसे बिलोंगिंग रहेगा. मतलब एक तरह से आपका इसके ऊपर में अधिकार होना, किसी चीज के ऊपर में अधिकार होना, आपका उसमें पूरा का पूरा अपना अधिकार होना, तो ये वॉन कहलाता है. तो जो मामलुक मतलब होता है ना, इसको अरबिक में अगर हम लोग देखते हैं
तो इसको ओन कहा जाता है। सो इल्तुतमिश एंड द बलबन वेर द स्लैब्स ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। उस समय में अगर हम लोग इल्तुतमिश की बात करें या बलबन की बात करें तो ये सब भी एक तरह से क्या थे, तो उस समय में स्लैब थे किसके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इतना ही नहीं, हु हिमसेल्फ अ स्लैब ऑफ द मोहम्मद घोरी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की ये लोग स्लैब थे, ये भी खुद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक भी ये भी खुद एक तरह से ना स्लैब हुआ करते थे। वो किसके स्लैब हुआ करते थे, तो मोहम्मद घोरी के ये स्लैब हुआ करते थे। तो इसीलिए कहा गया इसमें स्लैब डायनेस्टी में खास करके कि जो उस समय में ये एक तरह से ना स्वामी बनना होता है या अधिकार होना होता है, वो लोग था, इनको इस टाइटल से एक तरह से जोड़ा गया था। इसलिए इस डायनेस्टी का नाम भी स्लैब डायनेस्टी बना। तो चाहे इसमें हम लोग बात करें किसका, तो अगर हम लोग इसमें इल्तुतमिश का बात करें, बलबन का बात करें या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करें, तो सभी ने सभी एक दूसरे के उस समय में ना स्लैब हुआ करते थे। मोहम्मद घोरी के कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लैब हुआ करते थे। अब हम लोग जो अगला पॉइंट स्लैब डायनेस्टी में से करने जा रहे हैं वो है हम लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आखिर वो कौन था नहीं था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, नो इसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लैब डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कहा जाता है, और जो कि खास करके रूल किया था 1206 लेकर के 1210 तक, मतलब लगभग 4 साल तक इन्होंने यहां पर रूल किया था। एंड मोहम्मद घोरी had left him in a charge of the territories he had conquered in India। कहते हैं कि मोहम्मद घोरी ने क्या किया, खास करके इंडिया में जो पार्ट वगैरह इनके कब्जे में आए थे ना, वहां का चार्ज इनके हाथ में देकर के फिर वहां से वो चले गए। मतलब जो इंडिया में इन्होंने टेरिटरीज को कन्कर किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में देकर के फिर मोहम्मद घोरी यहां से अपना वो चले गए। आफ्टर घोरीज डेथ ऐबक बिगेन टू बी द रूलर एंड इंडिपेंडेंट रूलर। कहते हैं कि घोरी के मरने के बाद में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना वो एक तरह से इंडिपेंडेंट रूलर बन गया, क्योंकि मोहम्मद घोरी रहा नहीं जो उसका एक तरह से वो मालिक था। अब वो जैसे ही मरा उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, यहां पर में अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट कर दिया। नाउ कंप्लीट द पॉइंट, ही वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना वो एक तरह से काइंड हार्टेड पर्सन था। काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है, जो आदमी एक तरह से क्या होता है, दयालु होता है, उसी को हम लोग काइंड हार्टेड पर्सन कहते हैं। एंड जेनरस मैन, ही वाज कॉल्ड द लैक बॉक्स और द गिवर ऑफ द लैक्स। कहते हैं कि इनको ना एक तरह से लैक बॉक्स भी कहा जाता था, और लैक बॉक्स का मतलब होता है गिवर ऑफ द लैक्स। मतलब होता क्या था उस समय में कि कोई भी चैरिटी वगैरह अगर होती थी ना तो उस चैरिटी में ना ये दान वगैरह बहुत ज्यादा दिया करते थे, इसलिए इनको गिवर ऑफ लैक्स का टाइटल भी दिया गया था, या फिर इनको लैक बॉक्स के नाम से भी जाना गया था। नो एंड ही बिल्ड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। फिर इन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक तरह से कुवैत उल इस्लाम जो मॉस्क था, मस्जिद जिसको हम लोग कहते हैं, उस मॉस्क को इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। ऐबक also started the construction of the कुतुब मीनार in Delhi। कहते हैं कि इन्होंने कुतुब मीनार जो था वो दिल्ली में इन्होंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ कंप्लीट ये नहीं कर पाए थे। कंप्लीट बाद में आकर के जो करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने खास करके अगर दिल्ली में देखे ना तो जो आपका कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो था वो यही स्टार्ट किए थे। बाद में कंप्लीट जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। वो पॉइंट भी हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द स्लैब डायनेस्टी द रूलर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब जो हम लोग स्लैब डायनेस्टी का नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं वो हम लोग का शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसको हम लोग वैसे फेमस ये इल्तुतमिश के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये रूल किया था 12 बिलियन से लेकर के 1236 तक, लगभग 25 इयर्स के आसपास इन्होंने रूल किया था। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय द इल्तुतमिश। अब हम लोग यहां तक तो कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ लिए, लेकिन कुतुबुद्दीन के बाद में जो सक्सेसर बना इस स्लैब डायनेस्टी का वो आपका इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश। एंड ही वाज आल्सो नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत। कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ना तो इनको एक तरह से रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था। नो ही अंडरटुक द फॉलोइंग स्टेप। कुछ इन्होंने अपने समय में ना कुछ स्टेप वगैरह लिए थे, जो स्टेप इनके लिए कहो चाहे डायनेस्टी के लिए कहो वो एक तरह से बड़ा ही पावरफुल था। और वो क्या था स्टेप वगैरह, वो हम लोग एक एक करके पॉइंट
अब करेंगे। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द लाहौर टू द दिल्ली। इन्होंने क्या किया था, अपना कैपिटल जो था वहां पर में लाहौर से इन्होंने शिफ्ट करके दिल्ली लेके आ गया था। इससे पहले जितने भी रूलर वगैरह थे उन लोगों ने क्या किया, अपना कैपिटल सब लाहौर ही रखा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने रूलिंग के समय में उस कैपिटल को लाहौर से कहां शिफ्ट किया, तो दिल्ली लेके चले गए। नाउ consolidated his position by the suppressing the rebellious nobles and the Rajput chief। कहते कि ये खास करके उस समय में जो रिबिलियस नॉबेल्स वगैरह थे या राजपूत चिफ्स वगैरह थे, इनको ये अपने अंडर में रख करके अपने पोजीशन को और ज्यादा से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग किए थे। उस समय में इन्होंने मजबूत किया था। रिफ्यूज टू गिव द शेल्टर टू द रूलर ऑफ द पर्सिया। कहते हैं कि उस समय में इन्होंने एक रूलर पर्सिया का था, अब ये रूलर पर्सिया का था जिसका नाम जलालुद्दीन बताया गया था। इनको खास करके ना वो रिफ्यूज किए थे यहां पर में शेल्टर के लिए, मतलब जब वो भागा चेंगिज खान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब चेंगिज खान इनको पीछा किया ना जलालुद्दीन को, जो कि पर्सिया का रूलर था, तो वो भागा आते आते कहां आ गया, तो इंडिया आया था। तो इंडिया में उस समय में इल्तुतमिश जो था वो रूल कर रहा था। तो जब वो यहां पे आया तो इल्तुतमिश से जलालुद्दीन ने क्या मांगा, वहां पे यहां पे इंडिया में छुपने के लिए उसको जगह मांगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने चेंगिज खान के डर से, क्योंकि चेंगिज खान तो बहुत बड़ा एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि इन्वेडर के रूप में जाना जाता था, लुटेरा के रूप में जाना जाता था, तो वो एक तरह से इस तरह का वो रूल ये था। तो उसके डर से इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने पर्सियन जो रूलर था यानी कि जलालुद्दीन जो था उसको यहां पर में शेल्टर देने से मना किया, जिसके बाद में चेंगिज खान क्या हुआ, तो इल्तुतमिश से खुश भी हुआ और वो इंडिया के ऊपर में रेड भी नहीं किया इस तरह से। तो रिफ्यूज टू गिव द शेल्टर टू बी द रूलर ऑफ द पर्सिया, जिसको एक तरह से ये जलालुद्दीन कहा गया था। एंड was being by the chance to be the Mongol chief the Chengiz Khan. Iltutmish thus the protected the north west frontiers of the Sultanate against the Mongol invasion. तो मंगल इन्वेंशन से इल्तुतमिश ने क्या किया, इस तरह से अपने आप को बचाया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपांडेड द एम्पायर टू बी द बंगाल इन द ईस्ट। कहते हैं कि इन्होंने अपने एम्पायर को ना बंगाल से लेकर ये इस बंगाल से लेकर के मतलब बंगाल को खास करके इस तक जितना सारा पार्ट था ना वो अपने कब्जे में एक तरह से एम्पायर को एक तरह से एक्सपांडिंग किया, मतलब वहां तक अपना ये कब्जा किया, यहां तक इन्होंने इस चीज को बढ़ाया। नो रीऑर्गेनाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने इतना ही नहीं बल्कि एक तरह से जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया, मतलब जो था पहले उसको चेंज करके फिर से इस चीज को और बढ़ाया। एंड माइंड द कॉइन्स ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर। और इतना ही नहीं, ये क्या करते थे, तो जो सिल्वर का या गोल्ड का जो था ना वो उसका माइन वगैरह भी ये बना लिए थे और वहां से ये बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह भी बनाया करते थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसी में है हम लोग का, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। जिस कुतुब मीनार को खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था उसी कुतुब मीनार को एक तरह से इल्तुतमिश ने क्या किया, तो कंप्लीट किया। तो ये सारा का सारा कुछ ऐसा स्टेप वगैरह था उसमें में जो इल्तुतमिश के द्वारा लिया गया था, ये सारा स्टेप हम लोगों ने पढ़ा। तो इल्तुतमिश हैड मेनी सन्स बट कंसीडर्ड नन द कैपेबल एनफ टू बी द हिज सक्सेसर। कहते हैं कि इनके तो बहुत सारे बेटे थे लेकिन उन बेटों में से कोई भी उस तरह का कैपेबल नहीं था जो कि इस डायनेस्टी को और आगे सक्सेस कर पाता, मतलब सही से चला पाता। इस तरह का सन उनका कोई नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर रजिया द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी रजिया को वहां का सुल्तान बनाने का डिसाइड कर लिया। कहां का, उसी स्लैब डायनेस्टी का जो था वो एक तरह से, यानी कि रजिया को एक तरह से ये दिल्ली सल्तनत का जो था ना वो एक तरह से सुल्तान बनाना एक तरह से इन्होंने निश्चित कर लिया। क्यों, तो इसके लिए कि उनके सन तो थे, बेटे वगैरह तो थे, लेकिन उन बेटों में ना कोई भी उस तरह की काबिलियत नहीं थी कि वो उस तरह से वहां का रूल सही से चला पाता। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया जो भी होगा हम अपने डॉटर रजिया सुल्तान को क्या करेंगे, यहां का रूलर बनाएंगे। कहां का, तो दिल्ली का। एंड द नोबेल्स वर अनहैप्पी विद हिज चॉइस। अब जैसे ही इस बात का डिसीजन लिया गया तो जो नोबेल्स वगैरह थे उस समय में वो लोग इस डिसीजन से खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे, क्योंकि नोबेल उस समय में इसके पीछे भी कारण था आखिर वो लोग क्यों खुश नहीं थे। After the death of the Iltutmish, the nobles placed the Rukhuddin Firoz Shah as son of the Iltutmish। कहते हैं कि इस समय में इल्तुतमिश के मरने के बाद में वहां के जो नॉवेल्स वगैरह थे ना उन लोगों ने उन्हीं का, मतलब इल्तुतमिश का जो बेटा था ना उन्हीं को एक तरह से वहां पर में रूल के लिए वहां पर में प्लेस किया, जिसका नाम रुखुद्दीन फिरोज शाह बताया गया जो कि इल्तुतमिश का सन था। सो ऑन द थ्रोन रुखुद्दीन प्रूव टू बी द इनकैपेबल रूलर।
कहते हैं कि उस समय में राजगद्दी जब उसको दिया गया तो वो एक तरह से इनकैपेबल रहे, वो उस तरह से ना सही से इस राजगद्दी को ना वो संभाल नहीं पाया, सही से वो उस डायनेस्टी को संभाल नहीं पाया, वो उस तरह का था नहीं, काबिलियत थी नहीं उसमें। एंड ही बीट, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, रजिया विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। कहते हैं कि वहां पे क्या हुआ, फिर पीपल का जो था ना एक तरह से उनको सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने के बाद में रजिया जो थी वो वहां की रूलर बन गई। कहां की, तो दिल्ली।